क्या मूर्ख घर बनाते हैं और बुद्धिमान उसमें रहते हैं? क्या ये ठीक है जो ये कहावत कही गई है? पिछली बार मैंने इस पे जब वीडियो बनाया था तो 85,000 से ज़्यादा व्यू आए थे, लेकिन बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी। उसमें दो ग्रुप बन गए थे। रेंट वाले कह रहे थे खरीदने वाले मूर्ख हैं और खरीदने वाले कह रहे थे रेंट वाले मूर्ख हैं। कुछ कैलकुलेशंस उसमें मैंने करके बताई थी, बट बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं थी, तो एक डिमांड भी आई कि एक डिटेल्ड कैलकुलेशन वाली चीज़ बनाई जाए। सो आई एम हियर टू टेक यू थ्रू द कैलकुलेशन ऑफ पार्ट 2, क्या मूर्ख घर बनाते हैं और बुद्धिमान उसमें रहते हैं। इसको देखने के बाद आप ये डिसीजन ले पाएंगे कि किस तरफ आपको जाना है और कौन मूर्ख है और कौन बुद्धिमान है। आपने बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो या शॉर्ट्स देखे होंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि मेरे पास 4 करोड़ रुपए थे, मैंने घर नहीं खरीदा, मैंने इन्वेस्ट कर दिया और अब मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, 100 करोड़ हो गए हैं, 500 करोड़ हो गए हैं। तो मैं यहाँ पे बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेने वाला हूँ। देखिए, जिसके पास 4 करोड़ दो लोगों के पास हैं और वो घर लेना चाहते हैं या इन्वेस्ट करना चाहते हैं, सो 99% क्या होगा कि बंदा घर लेके और इन्वेस्टमेंट के लिए भी उसके पास और पैसा होगा। सिप में लगा देंगे, कम लगा देंगे, ज़्यादा लगा देंगे। तो वो कंपैरिजन प्रैक्टिकल मुझे नहीं लगा। प्रैक्टिकल कंपैरिजन क्या है कि दोनों के पास 20-20 लाख रुपए हैं, घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है, और एक डिसीजन ले रहा है कि मैं खरीदना चाहता हूँ और एक डिसीजन ले रहा है मैं सिप में लगाना चाहता हूँ। सो बहुत प्रैक्टिकल कंपैरिजन मैंने बनाने की कोशिश करी है। इसको आप देख के ज़रूर कमेंट करिएगा कि आपका क्या व्यू है इसके ऊपर। आइए तो चलिए देखते हैं कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन क्या कहती है। सो मूर्ख घर बनाते हैं और बुद्धिमान उसमें रहते हैं, क्या ऐसा ठीक है? कंपैरिजन के लिए मैंने कुछ एजम्पशन लिए हैं, ठीक है जी, बराबर करना पड़ेगा दोनों पक्षों को पहले। सो सबसे पहला क्या है, कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि घर की कीमत 1 करोड़ रुपए है उस समय, और दोनों पर्सन्स ए और बी के पास इस समय 20 लाख रुपए हैं, लेकिन उनका डिसीजन है कि मैं घर लेना है या मैंने नहीं लेना है। और दोनों पर्सन्स ए और बी के पास लगभग 65,000 रुपीज पर मंथ डिस्पोजेबल इनकम है, जिसको वो चाहे तो रेंट में दे दें, चाहे वो सिप में दे दें, चाहे वो ईएमआई में दे दें, ये उनकी चॉइस है। तो मैंने यहाँ दो बॉक्स बना लिए हैं, ए और बी, राइट। इन ए और बी बॉक्स में कौन मूर्ख है कौन बुद्धिमान है तो वीडियो के बाद पता लगेगा, आप कंपैरिजन करके बताइए। अब हम एग्जांपल ले लेते हैं बायर का। पहले बायर प्रॉपर्टी वैल्यू कन्वीनियंस के लिए 1 करोड़ मान लेते हैं। इनके पास 20 लाख रुपीज हैं, जैसा कि मैंने बताया था बुकिंग के लिए, और 65,000 रुपीज हैं ईएमआई पे करने के लिए। जो रेंट पे साहब रहना चाहते हैं उनके पास 20 लाख रुपीज हैं, वो अपना चाहें तो म्यूचुअल फंड में लगा दें या कहीं और लगा दें। सो जनरल आजकल जो कॉन्सेप्ट है इन्वेस्टमेंट का वो म्यूचुअल फंड का है, और इनके पास भी 65,000 रुपीज हैं जो वो या तो रेंट पे कर सकते हैं या वो बैलेंस को अपना म्यूचुअल फंड में डाल सकते हैं, ठीक है जी। अब हम आगे चलते हैं। 1 करोड़ रुपए की अगर हमने चीज़ खरीदी है तो 80 लाख रुपीस तो लोन लेना पड़ेगा, क्योंकि 20 लाख ही हैं। यहाँ पे इन्होंने कोई भी प्रॉपर्टी नहीं खरीदी, सो इनका कोई भी लोन नहीं होने वाला। अब इंटरेस्टिंग चीज आती है, ध्यान दीजिए। ईएमआई लगभग 64,447 है, 65,000 रुपए के आसपास ईएमआई आ रही है। 20 साल का मैंने लोन लिया है, जो स्टैंडर्ड लोग लेते हैं। 7.5% आज का इंटरेस्ट रेट है, उस पर हम कंपैरिजन कर रहे हैं। दूसरी तरफ आ जाते हैं, इन्होंने 1 करोड़ की प्रॉपर्टी रेंट पे ली है, इन्होंने खरीद ली है, इन्होंने रेंट पे ली है पर्सन बी ने। सो अप्रॉक्सीमेटली मैंने ऑब्जर्व किया लगभग 27,500 रुपीज पर मंथ इसका रेंट है। लेकिन इनके पास पैसे तो देखिए 65,000 रुपीज पड़े हुए हैं, क्योंकि इनके पास भी सेम है, लेवल प्लेइंग फील्ड, बैलेंस दोनों को बना के चल रहे हैं। ही और शी इज लेफ्ट विद, अब 65,000 है, 27,500 रेंट चला गया तो 37,500 रुपीज बच गया। ये इन्होंने डिसीजन लिया कि मैं तो घर नहीं लेना, मैं तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करूंगा। ओके जी, सो इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अब पर्सन ए जिन्होंने लोन लिया था, देखिए उनको कितना भारी इंटरेस्ट चुकाना पड़ा। सिर्फ इंटरेस्ट 80 लाख रुपीस का लोन लिया था, 74,67,389 रुपीज इनको इंटरेस्ट देना पड़ा। सो 80 लाख का लोन था और ये इंटरेस्ट था, तो टोटल 1,54,67,389 रुपीज इनको देने पड़े। टोटल पैसे जितना लोन लिया लगभग उतना और देना पड़ा। अब आ जाते हैं यहाँ पे, तो 11 महीने तक तो ठीक है, हमारे को 27,500 रुपीज रेंट था, तो बैलेंस हमारा जा रहा था सिप में जा रहा था। अब वो सिप जो है आपकी कम होनी शुरू हो जाएगी, क्यों? क्योंकि रेंट हर साल बढ़ते हैं।
तो 5 to 7% की रेंट इंक्रीमेंट है। हम एवरेज 6% ले लेते हैं जी। 6% के हिसाब से अगर किराया बढ़ रहा है हर 11 महीने बाद, तो आप देखिए इन्वेस्टमेंट अमाउंट घटता जाएगा हर महीने 6% एवरेज से। तो अभी आपके पास मान लो आज आप इन्वेस्टमेंट में ये देखो आप कितने पैसे लगा रहे थे, 37,500। क्या अगले 20 साल तक हर महीने ये सिप कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। क्या होगा, हर महीने 11 महीने बाद ये घटता जाएगा। तो मैंने कैलकुलेशन निकाली कि पहले 11 महीने तो लगभग अगर इक्वल देखें इसके करके, तो 36,947 जो है वो आपका सिप अमाउंट है। लेकिन वो घटते घटते धीरे धीरे 35 हो जाएगा, 34 हो जाएगा। सो लगभग 13 सालों के बाद, 13 ईयर्स के बाद, ये 9 महीने भी नहीं है, ये गलत कैलकुलेशन थी। 13 ईयर्स के बाद आपका रेंट 65,000 हो जाने वाला है। तो यहाँ के बाद तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी खत्म हो जाएगी। 20 ईयर्स में आपका रेंट 85,000 पर मंथ को क्रॉस कर जाएगा। इनकी ईएमआई उतनी रहेगी, तो आप 85,000 रुपीज पर मंथ को भी क्रॉस कर जाओगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, हमने टोटल 20 सालों में पे किया 1,54,67,389 रुपीज। नाउ लेट्स कैलकुलेट प्रॉपर्टी वैल्यू। देखिए 2004 में प्रॉपर्टी वैल्यू मैंने कैलकुलेट करी, जो प्रॉपर्टी 17 लाख की थी, और मैं ये फ्लैट कर रहा हूँ, अभी लैंड नहीं कर रहा, प्लॉट नहीं कर रहा। जो प्रॉपर्टी वैल्यू 17 लाख की थी, इन 2024 उस प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.4 करोड़ हो गई। जब मैंने देखा कि कितने गुना बढ़ गई है, सो 8.23 टाइम्स बढ़ गई, राइट। सो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी 8.23 करोड़ की हो जाएगी इस पास्ट एक्सपीरियंस के हिसाब से। अब 8.23 होगी नहीं होगी वो फ्यूचर बताएगा, बट अभी पास्ट में हुई है। 8.23 नहीं होगी तो 7 हो जाएगी, 6.5 हो जाएगी, या ज़्यादा हो जाएगी 8 से, वो वक्त बताएगा। मैंने पास्ट का एक कैलकुलेशन आपकी कन्वीनियंस के लिए लिया है। मेरा मकसद है आपको एजुकेट करना और इन्फॉर्मेशन देना, बाकी क्या होगा फ्यूचर में उसका मैं जानकार नहीं हूँ। ओके जी, अब इधर आ जाते हैं। इन्होंने खूब पैसे सिप में लगाए। सिप में लगाए तो आप देखिए कॉर्पस आफ्टर 20 ईयर्स अगर 12% के हिसाब से बढ़ा, तो ये जो पैसे थे इनके पास ये 1,05,00,000 रुपए हो जाएंगे। और अगर रिटर्न 15% के हिसाब से आया तो ये पैसे 1.38 करोड़ हो जाएंगे, 1,38,00,000 रुपए। ये अब कंपैरिजन हमें यहाँ पे ये लग रहा है कि ये वैल्यू 8.23 करोड़ है, इधर तो 1.38 करोड़ ही आए, और बाकी पैसे तो लैंडलॉर्ड ले गए, किराया ले गए हर महीने, जो कि अब 80,000 रुपए तक, 85,000 तक, 85,000 तक पहुंच चुका है 6% पर 11 मंथ इंक्रीमेंट के साथ। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। क्यों? क्योंकि ये इनके पास 20 लाख रुपए शुरू में भी थे, दोनों के पास थे। तो ये 20 लाख रुपए डे वन पे ही हमने इन्वेस्ट कर दिए एक म्यूचुअल फंड के अंदर, जहां पे 12 से 15% का रिटर्न आ रहा है। सो अगर 12% रिटर्न आ रहा है तो आप देखो 1,92,00,000 रुपीज आ जाता है। और अगर 15% रिटर्न आ रहा है तो 3,27,00,000 आ जाता है। सो ये साहब जो रेंट पे रह रहे थे, इनके पास अगर इन्होंने ये सिप में छोटा छोटा जो अमाउंट जा रहा था डिफरेंस वाला, वो 1,38,00,000 रुपीज हो गया अगर हम हाईएस्ट पे लें 15% पे। और 3,27,00,000 रुपीज उनका वन टाइम इन्वेस्टमेंट से आया जो 20 लाख लगाया था। टोटल इनके पास 4,65,00,000 रुपीज लिक्विडिटी आ गई, राइट। लेकिन अगर यही 12% के हिसाब से रिटर्न होगा तो ये 1.92 प्लस 1.38 3.3 करोड़ होगा। सो लगभग 1,30,00,000 रुपए यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन दोस्तों पिक्चर अभी बाकी है, एक ट्विस्ट और है। वो ट्विस्ट क्या है? हमने 1 करोड़ रुपए का फ्लैट खरीदा था, बट उसके पैसे तो हमने 1.5 करोड़ पे किए हैं। सो अगर 8,23,00,000 का वो हो जाता है तो ऐसा नहीं है कि 8.23 टाइम्स बढ़ गया। देखिए फ्लैट की एक्चुअल इन्वेस्टमेंट अगर मैं बताऊं आपको तो वो थी 1.54 करोड़। 80 लाख का लोन लिया था और हमने उस पर इंटरेस्ट भी दिया था। सो 1 करोड़ की तो है नहीं, लेकिन हालांकि हमने ये इंस्टॉलमेंट में ही दिए हैं पैसे। सो इंक्रीमेंट जो है वो 5.34 टाइम्स है, नॉट 8.23 टाइम्स। सो आप देख लीजिए कि ये 8.23 टाइम्स हमने जो कैलकुलेशन निकाली थी वो ठीक नहीं है। अब आ जाते हैं फाइनेंशियल फाइनल कंपैरिजन में। फाइनेंशियल कंपैरिजन क्या कहता है? पर्सन ए जिन्होंने प्रॉपर्टी परचेज करी थी और बी रेंट पे रह रहे थे, तो गुड केस सिनेरियो ये 5.34 करोड़ रुपीस की वैल्यू लेके जाते हैं अगर उस दिन प्रॉपर्टी को लिक्विडेट करें।
लो केस में वो 4.20 करोड़ लेके जाते हैं, थोड़ा सा कम कर लेते हैं, कुछ परसेंटेज आइडिया लगा लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे भी एक गुड केस सिनेरियो दिया है, यहाँ पे भी एक लो केस सिनेरियो दिया है 15% और 12% के ऊपर। सो आप देखिए कि पैसों के मामले में प्रॉपर्टी ओनर थोड़ा सा मार्जिनली ज़्यादा लेके जा रहा है, लगभग 60-70 लाख रुपए की वैल्यू बढ़ी हुई है। लो केस सिनेरियो में भी वो थोड़ा सा ज़्यादा लेके जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ कुछ इमोशनल पॉइंट्स भी हैं। देखिए, हमारा समाज, सोसाइटी, इंडियंस, कहा जाता है वर्ल्ड वाइड कि हम इमोशंस में बहुत हाई होते हैं, और ख़ासकर मिडिल क्लास जिसको ये घर बनाने हैं। तो आप देखो इमोशनल पॉइंट चेक में क्या क्या है। पहले, परचेज वाले को बार बार घर नहीं बदलना, रेंट वाले को हर 2 साल में चेंज करो भाई। सेकंड पॉइंट, परचेज, बच्चे, फैमिली की स्टेबिलिटी, फ्रेंड, स्कूल एटसेट्रा, डिस्टेंस सेम, स्कूल से आना जाना सेम, हर जगह का काफ़ी समय तक अच्छी स्टेबिलिटी रहती है। लेकिन अगर हर बार रोज़ नए घर में जाओगे, साल 2 साल बाद नया माहौल, सो अकॉर्डिंगली आपके बच्चे और आपकी फैमिली को चैलेंजेस आएंगे। सो पॉइंट नंबर 3, आप परचेज करेंगे जब भी तो ईएमआई जो है वो लास्ट चीज़ होगी जो आप बाउंस कराओगे। इंडियन सोसाइटी के अंदर मैंने ऑब्जर्व किया, आप भी देखोगे कि ईएमआई हर हालत में पे होनी ही होनी चाहिए, खासकर घर की। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, सो आप हर महीने इन्वेस्टमेंट का डिसिप्लिन रखोगे या नहीं रखोगे। अगर आप नहीं रखोगे, कोई फ्रिज टीवी खरीद लिया, कोई ज़रूरत आन पड़ी, तो आप उस तरफ चले जाते हो, ल्योर हो जाते हो। ऐसा ह्यूमन नेचर है, बुराई नहीं है। लेकिन वो आपकी जो इन्वेस्टमेंट 13 साल तक सिर्फ चल रही थी, वो शायद बीच में टूट सकती है। तो वो जो वैल्यूज़ आ रही हैं वो फिक्शनल वैल्यू हो जाएंगी। जबकि घर में अगर बंदे ने ईएमआई देनी है तो देने ही देनी है, वहाँ पे आपको एक फ़ायदा होगा। परचेज में देखिए, समाज जो है हमारा वो ओन हाउस वालों को ज़्यादा फाइनेंशियल रिस्पेक्ट देता है और रेंट वालों को थोड़ा सा कम देता है, दूसरी निगाह से देखता है। आपके सामने बोले ना बोले, बट पीठ पीछे रिश्तेदारी में, दोस्तों में, समाज में डिस्कशन हो ही जाती है। गलत है, ये होना नहीं चाहिए, यहाँ से कोई जज नहीं करना चाहिए, बट है ऐसा, इसको हम नहीं हटा सकते। परचेज में क्या है, घर के पर्दे, फर्नीचर एक बार सेट हो गया लंबे समय के लिए, ठीक है, कॉस्टिंग ज़्यादा नहीं लगती, एक बार लग गए। अब उसके बाद रेंट में क्या है, आप जा रहे हो वहाँ पर्दे ज़्यादा हैं, वहाँ खिड़कियाँ ज़्यादा हैं, पर्दे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे, लंबे हैं, छोटे हैं, फर्नीचर की सेटिंग है, बहुत सारी चीज़ों में शिफ्टिंग का खर्चा और बहुत सी चीज़ें आ जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी हो जाती हैं। परचेज वालों को प्रॉपर्टी टैक्स भी देना पड़ता है। तो वो कहीं फाइनेंशियली की मैं बात नहीं कर रहा, बट इनकन्वीनियंस बहुत है घर बदलने के अंदर। सबसे बड़ा पॉइंट, आप अपने बुजुर्गों से भी बात करिएगा, शादी करने के लिए जब कोई रिश्ता वगैरह आता है ना, उस समय अपना घर होना एक एडवांटेज होती है। बुजुर्ग उस परिवार के, दूसरे परिवार के ज़रूर ये देखते हैं कि घर अपना है कि नहीं, खासकर बॉयज़ हाउस। सो अगेन आई एम नॉट सेइंग बॉय और गर्ल, बट प्रॉपर्टी होने को अच्छा माना जाता है, आप ये मोटा मोटा मान के चलो। अब आपके पास ऑप्शन आ गई है, कमेंट में आप मेंशन करो कि घर खरीदना बुद्धिमानी है या रेंट पे रहना बुद्धिमानी है। कितने लाख रुपए का फ़र्क आता है, क्या कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क है? लेकिन फिर भी इमोशनल पॉइंट ऑफ व्यू से आप घर खरीदने वाले को बुद्धिमान मानोगे या रेंट पे रहने वाले को, ये आपने डिसीजन लेना है। सो ए मेंशन करो अगर आपको लगता है कि घर खरीदना बुद्धिमानी है, और अगर लगता है आपको रेंट पे रहना बुद्धिमानी है, तो आप कमेंट में बी ज़रूर मेंशन करो। थैंक यू सो मच।